नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश भर में बढ़ते शहरीकरण ने लोगों को रहने के लिए आशाना तो दिया, लेकिन दूसरी तरफ प्रदूषण को बेइंतहा बढ़ा दिया और अब इसका असर देश की उन नदियों पर भी पड़ रहा है जिनसे प्रदेश को पीने का और सिंचाई का गंदा पानी मिल रहा है। दरअसल पिछले दिनों राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि हमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नदियों को मैला कर दिया है। नदियों में जा रहे सीवरेज के पानी और कचरे ने इसे इतना दूषित बना दिया है और इससे न सिर्फ नदियों का पानी पीने लायक बचा, बल्कि सिंचाई के लिए भी इसका इस्तेमाल मुश्किल हो चुका है। यहां तक कि शहरों के पास से गुजर रही नदियों की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। सिर्फ बनास नदी को छोड़ दें तो प्रदेश की एक भी नदी का पानी पीने लायक नहीं बचा है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने प्रदेश की 13 नदियों में 27 जगहों पर पानी की गुणवत्ता की जांच करवाई, जिसमें सभी नदियों के पानी में बैक्टीरिया यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा ज्यादा मिली है। अब सवाल यह है कि नदियों को प्रदूषित करने वाले कारणों को क्यों नहीं चिन्हित किया जा रहा है? क्यों प्रदूषण के कारणों पर सख्ती के साथ एक्शन लिया जा रहा है? सवाल यह कि जिन नदियों को हिंदू संस्कृति में पूजा जाता है, क्यों उनकी इतनी अनदेखी हो रही है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इन सवालों का जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट है, जरा वो आपको दिखाते हैं। राजस्थान राज्य मंडल की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान प्रदेश की चंबल, लूड़ी एवं अन्य नदियां प्रदूषण की वजह से मैली हो रही हैं। हालात और स्थितियां यहां तक पैदा हो गए हैं कि आचमन लेने तक पानी इनमें शुद्ध नहीं है। हम इस समय मौजूद हैं धौलपुर जिले की पार्वती नदी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शहर का नाला है। एक बार चाहूंगा सहयोगी को के हालात दिखाएं। ये शैम्पू कह सकते हैं कस्बे का, शहर का पूरा पानी इस नाले के माध्यम से इस पार्वती नदी में आ रहा है। पार्वती नदी में इसमें वन्य जीव हैं, जीव जंतु हैं। लोग इस पानी को अपने कामकाज के लिए भी उपयोग में लेते हैं। लगातार प्रदूषण हो रहा है। चंबल नदी की यहाँ पर बात की जाए तो चंबल भी कह सकते हैं कि मैली हो रही है। चंबल में शहर का पानी आ रहा है। चंबल नदी राजस्थान प्रदेश की सबसे साफ सुथरी एवं स्वच्छ मानी जाती है, क्योंकि चंबल में सबसे ज्यादा जो जीव हैं, जलीय जीव पाए जाते हैं। धौलपुर का जो परिक्षेत्र है चंबल का, उसमें सबसे ज्यादा घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन पाए जाते हैं। लगातार प्रदूषण हो रहा है। बेहद कह सकते हैं चिंता का विषय है। ये पार्वती यहाँ पर नदी है, आप देख सकते हैं एक बार हालात। यहाँ पर जो शहर का पानी आ रहा है गंदा पानी है और इस नदी में नाले का पानी आ रहा है, नालियों का पानी आ रहा है और सीधा प्रवेश कर रहा है चारों तरफ। इसमें नदी में भी, हालांकि इस समय कह सकते हैं बारिश का सीजन है, लेकिन आप यहाँ पर हालात जो तस्वीर दे सकते हैं बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि चारों तरफ इसमें गंदगी का आलम है। चारों तरफ इसमें गंदगी यहाँ पर पसरी हुई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। और ये हालात लगातार, इनमें जो पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, शहर का पानी आ रहा है, कस्बों का आ रहा है, गांवों का पानी आ रहा है, इसकी वजह से कह सकते हैं नदियां प्रदूषित हो रही हैं। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी राजस्थान के लिए। तो हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और नदियों से जुड़ी हुई ये हैरान और चौंकाने वाली ये रिपोर्ट है, जिसमें ये पता चलता है कि कैसे नदियों का जो पानी है वो कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। पानी पीना तो दूर है, इससे ना तो सिंचाई हो सकती है और ना ही इससे नहाया तक जा सकता है। अब इसके कई कारण हैं, उन सभी कारणों को जरा जानने की कोशिश करेंगे और इसका समाधान क्या हो सकता है, कैसे उनको ट्रीट किया जाए, क्या इसके लिए उपाय हो सकते हैं। इसको जरा समझने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ रहा है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ एस संचेती जी हैं, पूर्व निदेशक हैं जेडीए से। सर, बहुत स्वागत है संचेती सर आपका। हमारे साथ राजेश कृष्ण सिद्ध जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है, पर्यावरणविद हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोहर सिंह राठौर जी हैं, जल विशेषज्ञ हैं। मनोहर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं सर इसमें, क्योंकि संचेती सर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं और इसमें एक सबसे बड़ा कारण यह है कि पानी जो ट्रीट होना चाहिए नदियों में आने से पहले, वो ट्रीट नहीं हो रहा है और
फैक्ट्री हो, चाहे लोगों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी हो, वो ऐसे ही सीधे नदियों में चला जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि नदियों का आज जो क्वालिटी है या उसका जो पानी है वो कितना ज्यादा प्रदूषित है, वो सभी के सामने है। और खास करके मान्यता है, हिंदू संस्कृति के अंदर नदियों की पूजा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी नदियों के ये हाल, ये सवाल उठा रहे हैं। संचेती सर। देखिए, जो राजस्थान है, राजस्थान में पानी की वैसे ही कमी रहती है। और राजस्थान का ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो करीब इंडिया का 10% है। यहाँ राजस्थान में 60% एरिया है। मैं संजीती सर वापस आता हूं, आपकी आवाज जो है सही से नहीं मिल रही है, आप कुछ टेक्निकल ग्लिच है, उसको जरा दुरुस्त कर लेते हैं। मैं वापस आता हूं आपके पास, लेकिन मैं इसमें मनोहर सिंह जी को जोड़ रहा हूं। मनोहर सिंह जी, एक चीज आपने, क्योंकि एक लंबा अनुभव भी है आपका, आप देखते हैं, समझते भी हैं और कई जगहों पर आपने शोध भी किया, क्या इसमें नजर आ रहा है? एक तो बड़ा फैक्टर यही कि भाई इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, केमिकल जो है, वो नदियों में सीधे जाकर के मिल रहे हैं, और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो पवित्र नदियां हैं वो गंदी होती चली जा रही हैं। देखिए, जब हम पोल्यूशन, नदियों में पोल्यूशन की बात करते हैं तो दो मुख्य कारण हैं। इसमें पोल्यूशन कहाँ से आता है? एक तो आता है जो शहर है नदियों के किनारे या दूर है, तो शहर में जितना पानी यूज होता है और वो बल्क में होता है बहुत ज्यादा, क्यों पॉपुलेशन एक जगह कंसंट्रेशन बहुत होता है तो पानी बहुत ज्यादा यूज होता है, फिर उसका जो उपयोग में कम आता है, और वो जो गंदा पानी है उसके निकासी जो वो जाके सीधा नदी में मिलता है। एक तो ये प्रदूषण का कारण। दूसरा है जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जो हमारे उद्योग हैं, उनके कारण प्रदूषण। दो ही कारण है। अब इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि इसकी जिम्मेदारी पहला तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। जो एक्ट बना जिसके के तहत पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हर डिस्ट्रिक्ट का प्रदूषण के लिए एक प्लान बनाना जरूरी था। कैसे पानी को प्रदूषण से बचाया जाए, इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाना जरूरी था। पता नहीं है कि नहीं है, हमने तो मिला नहीं कहीं, हम देख भी नहीं पाए कि भाई, हमने रिसर्च भी की लेकिन कभी हमें मिला नहीं कि इस डिस्ट्रिक्ट का ये प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने प्लान बनाया। दूसरा है जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, चाहे जेडीए हो या टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ही कहेंगे हम, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो पानी का जो उपयोग होने के बाद में उसका जो डिस्पोजल है वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो सेव करें। ये कानून पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी बना रखा है, एनजीटी ने भी कर रखा है कि आप प्रदूषित नहीं करोगे। अब इसमें समस्या कहाँ आती है? एक तो हमारे जितने भी शहर हैं जब राजस्थान के, उनके अंदर ड्रेनेज का कोई प्लान ही नहीं बना। कॉलोनियां बसती जाती हैं। पहले अगर सरकार, टाउन प्लानर अगर पहले बना दे कि हमारा ड्रेनेज का सिस्टम ये रहेगा, इसके बाद कॉलोनी कहीं काटो, तो शायद दिक्कत ना हो। तो अगर वो आप ड्रेनेज सिस्टम पहले बना दें कि ये हमारे इसका ढलान देखते हुए हाइड्रोलॉजिस्ट, जियो हाइड्रोलॉजिस्ट ये बता दें कि भाई इस शहर का पानी इधर से निकलता है, इतनी निकासी है इसकी, और उनको कैसे मैनेज करें, और इसके अंदर कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बनेगा? अब यहाँ आता है पॉलिसी का इशू कि भाई हम ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं तो दो चीज है, ट्रीटमेंट प्लांट में खर्चा बहुत आता है, और सरकार, क्योंकि पानी वो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि राइट टू वाटर, तो आपने फ्री देते हो या नॉमिनल प्राइस चार्ज करते हो। जयपुर में पानी अगर 15 रुपए पर 1000 लीटर आता है और आप 2 रुपए 4 रुपए लेते हो तो घाटा है। तो उस घाटे तो वही पूरा नहीं हो रहा, तो आप ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, उसका घाटा कैसे पूरा करें? तो एक ये कि सरकार इस पे संजीदा नहीं है कि भाई हमारे को जीवन बचाना है, लोगों के बीमारियां बचानी है, हेल्थ का केयर करना है, इसलिए आपको ट्रीटमेंट प्लान लगाना ही है। जैसे सांगानेर का इशू है, ज्वलंत इशू है, पाली का इशू है, बहुत सारे, भीलवाड़ा का इशू है, तो ये सारे हैं, ये ट्रीटमेंट प्लांट लगते नहीं है, और लग जाते हैं तो वो चलते नहीं है। इंडस्ट्री के भी लिए भी एनजीटी का बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस है कि आपको ट्रीटमेंट प्लान बनाना ही है। आप तो आ गया जीरो डिस्पोजल की बात, और आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप सारा रिकवर कर सकते हैं, शुद्ध पानी बाहर जाएगा, या पानी जाएगा ही नहीं बाहर, आप रिसाइकल रीयूज ही करो। यानी कि सॉल्यूशन बहुत सारे हैं,
और हाँ, नियम भी हैं, solution ऐसा नहीं है कि नियम नहीं है, लेकिन हाँ। हर किसी को अपने जो कानून है, अपने जो जिम्मेदारी है उसको निभाना है। नियमों के तहत आपको काम करने की ज़रूरत है और इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, साथ ही एनजीटी, बहुत सारी ऐसी अलग अलग संस्थाएं हैं जो कि इस पर काम करती हैं, उनको बहुत बारीकी से इस पर काम सोचने की और इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैं इसके संचेती सर को लिए- वापस से जोड़ रहा हूँ इसमें। जी संचेती सर, इसमें बता रहे थे आप, थोड़ा सा बताइए। देखिए, राजस्थान का अगर पूरी ज्योग्राफी 40% ऐसा है जिसमें कि ड्रेनेज सिस्टम वेल एस्टेब्लिश्ड है, और ये ड्रेनेज सिस्टम आप देखें कि अरब सागर में जो है वो करीबन जाता 35% और 53% जो है बंगाल की खाड़ी में और 12% इनलैंड है। अब पोल्यूशन वाली जहां बात है कि आज अर्बनाइजेशन का जो समस्या आई है, 2001 में करीबन राजस्थान में 184 टाउन्स थे, आज की तारीख में करीबन 330 टाउन्स हो गए हैं, और करीबन 7 डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, करीबन 12 जो है अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है। अर्बेनाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जिन जिन नदियों के सहारे अर्बन सेंटर स्थित है, और जहां अर्बन सेंटर के साथ साथ अगर उद्योग स्थापित है, तो उद्योगी की वजह से जो है बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण है। ट्रीटमेंट करते नहीं है, सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल जो है शहरों में, उसका उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको भी नदी नालों में फेंका जाता है। और आप ये देखें कि जो एक नेचर है, आपकी ह्यूमन टेंडेंसी है कि नदी नाले तालाबों को स्वस्थ रहने की जो हर एक आदमी की पब्लिक कॉपरेशन जो है वो होना चाहिए, वो भी नहीं है। डिस्पोजल जो नगर पालिकाएं हैं, डिस्पोजल बहुत लिमिटेड एरिया में करते हैं, और बाकी आप देखें कि रिमेनिंग जो है नदियों में फेंक दिया जाता है। और ये अल्टीमेटली राजस्थान में अगर आप देखें कि पेरिनियल रिवर चंबल है, बनास बनास चंबल में, बनास का पानी चंबल में जाता है और चंबल का पानी यमुना में जाता है। काली सिंध, पार्वती और चंबल ये पेरिनियल रिवर है। और ऐसा नहीं है कि कोटा में काफी इंडस्ट्रीज की वजह से पॉल्यूशन हुआ। अभी चंबल में हाल ही में जो है एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करीबन 3-4 किलोमीटर का बनाया है, उसमें ट्रीटमेंट प्लांट करके 14 जो नाले गिर रहे थे उनको रोका गया। तो ऐसी सख्ती से, ऐसी प्लानिंग से अगर शहरों में जो है पोल्यूटेड वाटर या और इंडस्ट्रियल खास वेस्ट करके वाटर शहरी इलाकों में नहीं इसका जाने दें, नदियां तो जो बह मेरे रही ख्याल हैं। से काफी कुछ जो है उसको जो है नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, शहरी इलाकों में ज़्यादा स्थिति को सुधारने की तो ज़रूरत ऐसी है। मैं इसमें शहर लक्ष्मण सिंह जी को जोड़ रहा हूँ, लक्ष्मण सिंह जी भी हैं हमारे साथ। मैं उसके बाद राजेश सर आपके पास भी आता हूँ। लक्ष्मण सिंह जी, इसमें क्या आपके अनुभव के मुताबिक क्या नज़र आता है? इसमें सामाजिक रूप से बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर संचेती सर ने की है। उनका ये कहना है कि भाई हर कोई अपने स्तर पर अपना सहयोग कर सकता है, यानी कि अगर आम नागरिक भी हैं तो वो चाहते हैं कि अगर आप अपनी नदियों को साफ रखना चाहते हैं तो उसमें आप अन्यथा कोई गलत चीज़ ना डाल दें या उसमें कोई कूड़ा ना डालें, उसमें कोई भी सामान ना डालें, ये आपकी जिम्मेदारी है। यानी कि आम नागरिक भी इसमें बहुत हद तक सहयोग कर सकता है। लक्ष्मण सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा। आप बोलो। जी जी, बताइए सर। हाँ, हम जो है नदियों के साथ काम करते हैं। अभी मनोज सिंह साहब ने भी बोला था, वो भी हमारे साथ, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम अभी मासी नदी के तल में हमारा गांव है, और किशनगढ़ से जब नदी आती निकलती है, वहाँ से निकलती है, तो वहाँ पे जो मार्बल की जितनी भी फैक्ट्रीज है, वो कपड़ों की फैक्ट्री है, तो वो ट्रीटमेंट जो प्लांट है उससे काम ही नहीं लेते, वो तो सीधा पानी छोड़ देते हैं, और वो प्लांट काम ही नहीं करते हैं। मतलब वो तो दिखावा है सिर्फ। और गंदा पानी जब आता है तो वो फिर नदी में आता है, नदी के साथ कुओं में आता है, तालाबों में आता है। तो पशु पानी नहीं पी सकते, खेती में वो पानी नहीं ले जा सकते, सब सफेद सफेद हो जाता है, पूरा पाउडर हो जाता है। अगर उसमें कोई पैर देता है तो खुजली होने लगती है। और ये सरकार की और उनकी जिम्मेदारी है कि वो
वो प्लांट को सही ढंग से काम करें। हम्म। पर प्लांट भी ऐसे लगाए जाते हैं कि वो काम ही नहीं कर सकते, मतलब लापरवाहियां बहुत शुरू से हैं, ना उसको कोई देखने वाला है न कोई समझने वाला है। तो इस नदी में, जो मासी नदी में है, काफी परेशानी आ रही है। खेती बर्बाद हो रही है, पशुपालन बर्बाद हो रहा है, गोचर बर्बाद हो रहे हैं, तालाब बर्बाद हो रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तो ये सब दिक्कतें हैं इनकी। तो इनको ठीक करने के लिए पूरी पब्लिक के साथ जुड़ना पड़ेगा, पूरे लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा और उनको अवेयर करना पड़ेगा और एक संगठन बनाना पड़ेगा नदी के ऊपर कि हम इस नदियों को ठीक रखें और जो गलतियां करते हैं उनको उनको सरकार के सामने लाएं और सरकार को भी अवेयर करें कि वो इन चीजों पे ध्यान दें। ठीक है, ठीक है। इसमें यानी कि सभी को सामने लेकर के आने की जरूरत है। राजेश सर, इसमें एक सवाल ये कि हर कोई ये चाहता है कि भाई स्थिति बेहतर हो, लेकिन पानी खराब होने की वजह से पीने का पानी तो खराब आ ही रहा है, उसको आपको ट्रीट करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सिंचाई के लिए अगर वो पानी इस्तेमाल हो रहा है तो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन पर भी इसका असर हो रहा है। किसान कह रहे हैं कि दूषित पानी आ रहा है, उससे हम सिंचाई जो कर रहे हैं, जो नहर में हमें पानी मिल रहा है, उससे फसलें भी खराब हो रही हैं। यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें घर तक पहुंच रही हैं वो भी कोई साफ और शुद्ध नहीं है। बिल्कुल, अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत गंभीरता से बहुत बड़ी बातें कही है और उसमें काफी चीजें निकल के आई कि हर बार एक बात कही जाती है कि आम लोग इसमें सहयोग करें और आम लोगों को जागरूक किया जाए। आम लोग इसमें बहुत जागरूक है। बड़ा दुख का विषय है कि जिन विभागों की जिम्मेवारी है इसको दुरुस्त करने के लिए, जिनकी मॉनिटरिंग करने का काम है, वो पूर्णतः नकारा निकम्मे साबित हो रहे हैं। चाहे टाउन प्लानिंग की बात हो, हर प्लानिंग के बाद ये नियम है कि एसटीपी जो प्लांट्स लगते हैं उन एसटीपी प्लांट्स को दुरुस्त रखा जाए। लेकिन जैसा भी लक्ष्मण सिंह जी ने भी बात कहा, वो केवल दिखावे मात्र के लिए उन्होंने लगाए हुए। ऐसे ही शहर में कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट बिल्कुल नहीं लगा पा रहे नगर निगम और जितने भी नगर विकास न्यास है उन्होंने बिल्कुल नहीं लगाया है। अब तो ये भी साबित हो गया कि नदियों की बात कर रहे हो, अब पहले शहर से शहरीकरण से जाता था पानी, अब तो एक बहुत बड़ा रिसर्च में अभी लेटेस्ट एक रिसर्च आई है, क्योंकि जंगलों के साथ और नदियों के साथ बड़े बड़े रिजोर्ट्स बन गए। अभी ये साबित हुआ कि रिजोर्ट से जो निकलने वाला पानी है वो किसी फैक्ट्री से निकलने वाले पानी से 1500 गुना ज्यादा दूषित पाया गया। उनमें जितने जो केमिकल्स पाए गए वो केमिकल्स जो है इंडस्ट्रीज के केमिकल से भी ज्यादा गंभीर और खतरनाक केमिकल्स उन्होंने पाए गए, क्योंकि सभी रिजोर्ट्स में उन्होंने स्विमिंग पूल्स का और जो पानी का दोहन का जो सिस्टम बनाया हुआ है वो बड़ी विचित्र तरीके से है और वो सीधा का सीधा पानी, उनमें किसी में भी एसटीपी प्लांट नहीं लगे हुए। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो हमारे जंग टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं, सरिस्का जैसा, रणथंबोर जैसे टाइगर प्रोजेक्ट्स में भी सीधे जंगल्स को भी और पर्यावरण को भी सत्यानाश करने पर बिल्कुल तुले हुए हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि मार्बल की इंडस्ट्री हो या कपड़े की इंडस्ट्री हो, उनसे भयंकर स्थितियां इस टाइम दूषित है। और जो वन नीति, जो इनकी जल नीति है, इसमें जो इन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया उसमें भी इसका भी एक बहुत बड़ा दोष है। पहले पोल्यूट पानी छोड़ने पर सजा का प्रावधान था, जो 2024 में सरकार ने हटा दिया। सजा का प्रावधान हटाने से ये औद्योगिक जो है पति बिल्कुल नकारा नकम्मा, उनको डर खत्म हो गया है। उनमें केवल जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने से कोई भी उद्योगपति और औद्योगिक घराने और पूंजीपति वो नहीं चल रहे, वो गरीब की अधिकार को छीनने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसमें कोई मैं कहना नहीं, गुरेज नहीं कर रहा कि ये पोल्यूशन की जिम्मेवारी सरकार और उद्योग जो होना चाहिए, आम पर्यावरण की सुरक्षा का काम सरकार को करना चाहिए, बल्कि सरकार जो है उन उद्योगपतियों और उन खनन माफियाओं और उन पोल्यूशन फैलाने वाली संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ साठगांठ गए हुए हैं। तो आम आदमी कितना ही जागरूक होकर इनकी खूब जागरूकता कर करके और इनको खूब ध्यान दिलाते हैं। बड़ा वाजिब सवाल है सर, बड़ा वाजिब सवाल है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। यूआईटी द्वारा नियम है, कोई भी कॉलोनी बनेगी उसमें नियम है कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद अधिवास प्रमाण पत्र जारी होता है। लेकिन मैं आज बता सकता हूं कि शहरों में बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें एसटीपी नहीं है, जिनमें वाटर रिचार्जिंग का सिस्टम नहीं है, जबकि वो कानूनन प्रावधान है, उनको कंपलसरी लगाना अनिवार्य है। लेकिन मिलीभगत से, उन अधिकारियों की मिलीभगत से, सरकार के नुमाइंदे जो लोग मिले हुए हैं उसमें उनपे लोगों की साठगांठ है, उसकी वजह से आम लोग इसमें जागरूक होते हुए भी कुछ नहीं कर पाने की बेचारगी सी महसूस हो रही है। तो
जागरूकता की बात है तो राजा राम मोहन राय के टाइम से ही हम सारे सामाजिक लोग आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे जरूरी है वह कानून का भय होता है दुनिया में। कानून अगर पोल्यूशन कानून कंट्रोल बोर्ड और सख्ती इस पर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही कहा सर। और इसमें एक और मैं एस्पेक्ट और जोड़ रहा हूं, मैं इसमें मनोहर जी को जोड़ रहा हूं। मनोहर जी, इसमें हमें एक चीज और समझनी है। अब ये नदियों का जो पानी है, जो जीव जंतु हैं वो अगर पी रहे हैं, और हम कई बार देखते हैं खबरें कि कई बार तालाबों में मछलियां मर जाती हैं, कई बार पानी पीने से कई जीव हैं उनकी मौत हो जाती है, भाई उनके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं जाता है। हम सिर्फ खेती के बारे में सोच रहे हैं, हम इंसानों के बारे में सोच रहे हैं। इसका प्रभाव जीवों के ऊपर पड़ रहा है। पक्षी आना बंद कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे विदेशी पक्षी हैं जो एक विशेष समय पर राजस्थान में आते हैं, राजस्थान के कई हिस्सों में आते हैं, लेकिन पानी इतना दूषित हो चुका है कि कई जगहों पर मछलियां मर गई हैं, ऐसे पक्षी आना बंद हो गए हैं। इसका बड़ा इंपैक्ट है। बड़ा इंटरनेशनल एक इंटरवेंशन है, मतलब इसमें कार्य है, वो है रामसर साइट्स, जो इन पक्षियों को बचाने के लिए, हमारे जो तालाब है उनको बचाने के लिए, जैसे अभी खींचन में ऊर्जा आती है तो उनकी रामसर साइट डिक्लेयर हुई है तो वो सेफ हो जाएगी, सामर जैसे सेफ हो जाएगा। लेकिन वो एक लिमिटेड काम है, वो सारा तो हो नहीं सकता। आप बड़े मुश्किल से कोई रामसर साइट डिक्लेयर होती है, जैसे उदयपुर की भी एक रामसर साइट डिक्लेयर होगी। लेकिन जो ये प्रदूषण जो बीच चल रहा है, सारी नदियों में हो रहा है, ये जहर घुल रहा है, ये तो मछलियां और जो भी पशु पक्षी जितने भी हैं सब की सेहत को खराब कर रहे हैं। और इसके लिए मेरे ख्याल से जो जरूरत है वो तो जहां से पोल्यूशन आता है एट सोर्स, उसी को चिन्हित करके और कौन जिम्मेदार है उसको करके, और जो कानून की बात कर रहे हैं, कानून में अभी है क्या कि पेनल्टी लगाते हैं। तो पेनल्टी लगाने में इंडस्ट्रीज बहुत खुश है कि पेनल्टी दी और मैं पोल्यूशन करता रहूं। भाई आप पेनल्टी क्यों लगा रहे हो? आप उसको क्रिमिनल एक्ट लगाओ कि वो जिम्मेदार है और उसके फैक्ट्री मालिक को पकड़ो, तो अपने आप वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा और उसको रोकेगा। इसी तरह अगर शहर में है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे लगाओ ना केस कि उसका जितने अधिकारी हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको नहीं जाने दोगे। तो इस तरह से हो सकता है कि आप उसको चेक कर लें। जहां तक ये जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है ये भी पोल्यूशन करता है, ये अंडरग्राउंड पोल्यूशन करता है, तो ग्राउंड वाटर हमारा उसको भी बर्बाद करता है, उसकी भी बहुत जरूरत है। अब ये क्या है कि ये प्रायोरिटी में, लो प्रायोरिटी में है सरकार की, एक ये भी कारण है। हेल्थ सबसे ऊपर होनी चाहिए प्रायोरिटी में, लेकिन ये लो प्रायोरिटी में होने के कारण या तो बजट नहीं होता, यहाँ तक कि लोकेशन ही नहीं ढूंढ पाते कि कहाँ डिस्पोज ऑफ करें, और फिर उसके ट्रीटमेंट के आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो भी यूज कर रहे हैं। अब जैसे शहर में गंदगी हम कलेक्ट करते हैं, अभी जयपुर में जो स्टार्ट हुआ है, या आप मध्य प्रदेश का केस ले लें जहां पर उस कचरे से बिजली भी बनती है, वो सेल्फ सफिशिएंट भी है, आप प्रदूषण भी रोक सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल नहीं है जहां बदलाव किया जा सकता है। अगर इच्छा शक्ति है तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, जैसे लक्ष्मण सिंह जी ने अभी बताया, मासी रिवर बेसिन पे एक मासी रिवर पार्लियामेंट बनी हुई है हम लोगों ने, जिसमें बैरवा साहब भी चुने हुए हैं डिप्टी सीएम, और वो हम चाहते थे कि इस मासी नदी को एक एग्जाम्पल बनाए कि कैसे बचाई जा सकती है, और जो बजरी माफिया है उनसे भी छुटकारा हो सकता है। लेकिन कोई सामने आता नहीं, सरकार पैसे देती नहीं है और ये काम नहीं हो पाता। इसको सामाजिक रूप से भी जोड़ना चाहिए, और जो जिम्मेदार हैं उनको इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं इसमें संचिति सर, क्योंकि बेसिक इंफ्रा जो है वो बहुत हद तक कमजोर है। आपने बिल्कुल सही कहा शुरुआत में कि जो प्लानिंग जो है पहले से नहीं की गई। अब लेकिन सब कुछ चेंज तो नहीं हो सकता है, लेकिन अभी जो है ढांचा, शहर जो बन चुके हैं, जहां पर बस्तियां बन चुकी हैं, अब इसका ऑल्टरनेट क्या नजर आता है? क्या प्रशासन को या सरकार को इसके बारे में कोई सलाह इसके लिए? देखिए, बिल्कुल आपने राइट कहा है कि काफी पीस मिल में जो है वो गवर्नमेंट के जो है प्रोग्राम चलते रहते हैं। राजस्थान में करीबन 80% शहरों के मास्टर प्लान बन चुके हैं, और मास्टर प्लान में ये प्रोविजन किया गया है कि जो किसी भी टाउन का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम को जो एनवर्साइज करके, उसकी प्लानिंग करके और उसको एग्जीक्यूट किया जाए हर शहर में, कि कैसे ये चैनलाइज है, नदी, नाले, तालाब, छोटी नदी, बड़ी नदी से बड़ी, ये सारे इंटरकनेक्टेड है। आप देखिए कि इसका बेस्ट एग्जांपल उदयपुर में है कि जितनी भी झीलें हैं
वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, पॉल्यूशन फ्री हो चुकी है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से। और वो पानी जो ट्रीटेड पानी जो भी है वो नदियों में जाता है। तो कुल मिला के ये है कि आपको सारे शहरों के ड्रेनेज मास्टर प्लान के साथ साथ, जो कि मास्टर प्लान में प्रोविजन दे रखा है कि जैसे ही मास्टर प्लान अप्रूव होता है आपको ड्रेनेज प्लान उस शहर का बनाना चाहिए। क्योंकि पीस मिल में एक नाला बना दिया, कभी आधा नाला बना दिया, कभी एक नदी को ठीक कर दिया, तो एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम मास्टर प्लान 50 ईयर्स के लिए अगर बनता है किसी शहर का, तो आपको मतलब पोल्यूशन की किसी भी तरह की कोई दरखास्त, छोटे नाले में भी बहुत पोल्यूशन होता है, छोटे नाले से वो बड़े में जाएगा, बड़े से बड़े में जाएगा, फिर नदी में जाएगा, फिर आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट जाएगा, सॉलिड वेस्ट उसमें फेंकते हैं, पब्लिक जो अपना है कचरा वो फेंकती है। तो सबसे बड़ा मैं यही कहूंगा गवर्नमेंट को कि आप मास्टर प्लान के साथ साथ हर शहर का ड्रेनेज प्लान बना लें, और ड्रेनेज प्लान में आप कंटूरिंग, आप वहाँ का ड्रेनेज, वहाँ का आपका ज्योग्राफिकल उसका सिस्टम, पानी कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कैचमेंट एरिया कौन सा है, और वो अल्टीमेटली उसका डिस्पोजल कैसे होगा। अगर आपको सारे पानी को करके ट्रीट करना है तो उसका आपका ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा। आपका हाँ, सॉलिड वेस्ट का जो है ठीक है। वो सारा जो है प्रोसेस मुझे करके लगता है बहुत गंभीर विषय है आपको और जो है अब ये ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि ऐसे विषयों पर चर्चा हो। सरकार का ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बनना चाहिए और इसको लेकर के लोगों को भी इतना ज्यादा अवेयर होना चाहिए कि भाई आकर के अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को जिसको भी सपोर्ट करते हैं उनसे पूछे कि आपके मैनिफेस्टो के अंदर क्यों ये शामिल नहीं होता है। बहुत शुक्रिया, खैर बहुत सार्थक चर्चा रही। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन पानी को बेहतर बनाने के लिए, नदियों का जो स्तर है उसको और बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए, पानी साफ करने के लिए हमें बहुत सारे कदम उठाने होंगे, जिसमें से कुछ ये सलाह हमारे खास पैनल के द्वारा दी गई है। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।